Okay, good afternoon to all of you. Good afternoon, all those students who are there in online. Audible हो? चलो ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। हिमाचल प्रदेश में मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। और आज जो मेरा टॉपिक है फ्रीडम मूवमेंट से, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट में कुछ जो स्टेट्स हैं वो बच गई थी, तो उन स्टेट्स को आज कवर करेंगे। सबसे पहले आज के इस टॉपिक में हम फ्रीडम मूवमेंट में देखेंगे बुशहर स्टेट। बुशहर स्टेट। मैं बुशहर रियासत नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि बुशहर रियासत के अंदर जो प्रोमिनेंट फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, ठीक है, वो वाला टॉपिक है। बुशहर रियासत के अंदर जो प्रोमिनेंट फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, और मोस्टली हिमाचल प्रदेश में जो मूवमेंट्स हुए हैं वो रूलर्स के खिलाफ हुए, ठीक है। तो बुशहर रियासत में जो प्रोमिनेंट मूवमेंट है उसमें जो सबसे पहला है वो है 1859 का दूम। 1859 का दूम, ठीक है। एक मैं एक बार फिर लिख देता हूँ इसको, दूम, इंग्लिश में दूम। ये जो 1859 का जो दूम मूवमेंट है, ये बुशहर रियासत में हुआ था। और ये एक तरह का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, एक तरह का असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कैसे आप समझेंगे? नॉन कोऑपरेशन की जो रूलर्स हैं या उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनकी किसी भी बात को जो है नहीं मानना, ठीक है। अगर टैक्स उगाही करने के लिए जो है ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनको टैक्स नहीं देना, तो ये एक तरह का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। जो बुशहर रियासत की जो रोडू वाला जो रीजन है, डोडरा कुआर वाला जो रीजन है, वहां पर ये जो है, ये जो रिवोल्ट है, ये जो आंदोलन है, ये उस रीजन में हुआ था, ठीक है। तो दूम आंदोलन, आपको इस तरह से क्वेश्चन आए हैं ना कि दूम रिवोल्ट, ठीक है, ये कहाँ है? बुशहर रियासत में है। 1859, बहुत पहले की बात है, ठीक है। और ये एक तरह का असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट जो मूवमेंट है जो बुशहर रियासत के अंदर हुआ था, वो 1906 का है, ठीक है। वो कब का है? 1906 का। 1906 में बुशहर रियासत में एक और आंदोलन हुआ, ठीक है। इस आंदोलन का जो मेन रीजन था वो था एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बाय फॉरेस्ट ऑफिसर्स। जो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और मेनली एक ये रीजन था। और दूसरा तो एक मेन रीजन यही है कि जो जो रूलर्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, जो ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा जो लंबे समय से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो 1906 में भी शहरी रियासत में एक दूसरा आंदोलन हुआ है, जिसको बोला जाता है दूजम आंदोलन। दूम अलग है, दूजम अलग है। DUJAM, ठीक है। दूजम आंदोलन 1906 के आसपास बुशहर रियासत में हुआ था। और कोई भी आंदोलन अगर किसी रियासत के अंदर हो रहा है, वो एट्रोसिटीज बाय द रूलर्स, मोस्टली जो ऑफिसर्स हैं, जो वजीर हैं, उनके द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हो, ठीक है। दो मोमेंट्स बुशहर रियासत के। नाउ बुशहर रियासत में थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे, 1920s के आसपास, 1920s के आसपास बुशहर रियासत में बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं। और एक प्रोमिनेंट फेस जो है, एक प्रोमिनेंट व्यक्ति आए हैं जिनका नाम है पंडित पदमदेव। पंडित पदमदेव, ठीक है, पंडित पदमदेव, पंडित पदमदेव, ठीक है। तो पंडित पदमदेव के नेतृत्व में बुशहर रियासत में अभी कोई जो भी संस्थाएं बन रही हैं, वो बन रही हैं सोशल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, उसके खिलाफ, या जो है जो वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन है। और मेनली जो जो सोशल इविल्स थी उस समय की, वो दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक बेगार प्रथा और एक रीत, ठीक है। ये केवल बुशहर रियासत में नहीं थी, बल्कि शिमला हिल स्टेट्स की बहुत सारी रियासतों में ये दो तरह की जो प्रथाएं हैं, एक आपकी, एक बेगार और दूसरी रीत,
एक बेगार, दूसरी रीत। कई बार अलग से ही क्वेश्चन आ जाता है। बेगार तो आपको मालूम है कि एक ऐसी जॉब जिसके बदले में जो है किसी भी तरह का वर्कर्स को बेच नहीं दिया जाता। रीत जो है एक कस्टम था। रीत वॉज ए कस्टम जो खासतौर पे बुशहर रियासत या जो शिमला हिल स्टेट्स की रियासतों के अंदर, या शिमला, या आज का जो हिमाचल का, उस समय का जो हिमाचल है, लगभग प्रोमिनेंट जितनी भी रियासतें हैं वहां पर ये जो है रीत की एक कस्टम हुआ करती थी। इसमें क्या होता था? सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन, सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन, परचेज ऑफ वुमेन फॉर मैट्रिमोनियल पर्पसेस। ठीक है, मैट्रिमोनियल पर्पसेस। ये जो है एक सामाजिक बुराई थी, रीत, जो कि प्रेवलेंट थी। खासतौर पे हम बुशहर रियासत पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहीं से अगला एक टॉपिक आएगा जब मैं बुशहर रियासत से आपको थोड़ा सा बाहर ले जा रहा हूँ। इस रीत के खिलाफ और इस बेगार प्रथा के खिलाफ पंडित पदम दे ने तो बहुत अच्छा काम किया ही बुशहर रियासत के अंदर। परंतु यहाँ 1920s में एक अमेरिकन मिशनरी थे जिनका नाम था सैमुअल इवांस स्टोक। ठीक है, जिनका नाम क्या था? सैमुअल इवांस स्टोक। ठीक है, सैमुअल इवांस स्टोक जो एक अमेरिकन मिशनरी थे, जो अपर शिमला में मेनली जो है उनका जो रीजन था वो कहाँ पर जो है मिशनरी वर्क कर रहे थे? कोटगढ़ वाले रीजन, कोटगढ़ वाले रीजन में। ठीक है, बाद में जब वो 1920s में पद्मदेव और दूसरे जो सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, जब उनसे वो उनका मिलना हुआ और वो पंडित पद्मदेव की सोशल जो सुधार के जो भी काम चल रहे थे उनसे प्रभावित हुए, और ये बाद में जो है हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए, हिंदुइज्म में। ठीक है, और इनका जो नाम है बाद में जो इन्होंने अपना नाम बदला था, वो क्या नाम रखा था? सत्यानंद स्टोक्स। ठीक है, सत्यानंद स्टोक्स। और इनकी एक पुस्तक भी है, सत्यकाम, जो प्रोमिनेंट पुस्तक है सत्यकाम। अब पंडित पद्मदेव ने और सैमुअल इवान स्टोक, जिनने अपना नाम बदल दिया है सत्यानंद स्टोक, इन्होंने मिलकर के बुशहर रियासत और जो सराउंडिंग जो छोटी और बड़ी रियासतें थी वहां पर के मिल करके जो है बहुत सारे, खास तौर पे जो बेगार और जो रीत की जो सामाजिक बुराइयां थी, ठीक है, उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया और जो रूलर्स हैं उनसे रिफॉर्म करवाए। ठीक है, और ये आपका एक टॉपिक बीच में सैमुअल इवान स्टोक्स का है, क्योंकि इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? बुशहर रियासत के पंडित पद्मदेव से। दूजम एरिया है तो फिर पिका हम दे सकते हैं। दूजम मुझे लगता है रामपुर की तरफ को है ये। प्रॉपर रामपुर की तरफ तो नहीं है, तो हो सकता है नारायण बाली वाला जो रीजन है पीछे को कहीं उधर हो सकता। पर्टिकुलर प्लेस मुझे मालूम नहीं। तो दूजम भी इस तरह का तो है। ठीक है, नाउ बुशहरी रियासत में तीन चार जो पॉइंट्स थे, जो की वर्ड्स आपके लिए अभी जरूरी हैं, वो मैंने करा दिए। नंबर एक जो है दूम, ये बहुत पुराना है, 1859 का है, डोडरा अखबार वाले रीजन का है। सेकंड, दुजम, वो 1906 का है। इवन यहाँ पे जो है ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर था उसको मार दिया। ठीक है, जब डिस्ट्रिक्ट वाइज अब हिस्ट्री पढ़ेंगे बुशहर रियासत की वहां उसका जिक्र आता है। तो तीसरा जो है 1920s में पंडित पद्मदेव। चौथा पॉइंट जो है सैमुअल इवान स्टोक और रीत और बेगार। और यही बुशहर रियासत के अंदर मैं एक आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पंडित पद्मदेव और एक बहुत बड़े जो हैं बाद में एक बहुत बड़े नेता हुए। ठीक है, और इवन जो है फर्स्ट कैबिनेट में वो मिनिस्टर भी थे, पढ़ाया था ना, फर्स्ट कैबिनेट में वो मिनिस्टर भी थे। यहाँ पे क्या होता है? देखा, हिमाचल प्रदेश में आप अगर देखेंगे 1800 के समय में, 1900 के समय में स्टार्टिंग में किसी भी तरह का जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई रिजेंटमेंट नहीं है। इवन उल्टे जो है ब्रिटिशर्स को बुलाया गया था यहाँ पे, अगर आपको मालूम हो, यहाँ अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ गोरखास। ठीक है, यहाँ पे एक संधि हुई थी 1815-16 में, संगौली की संधि। उल्टा जो है ब्रिटिशर्स को हेल्प के लिए बुलाया गया था। लेटर ऑन भी, क्योंकि शिमला हिल स्टेट्स में डायरेक्ट जो है रूल उनका नहीं रहा है, इस स्टेट्स में राजाओं का रूल रहा है। परंतु धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी कहा, 1920s में पूरे देश में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मूवमेंट है वो जो है अब काफी अच्छे स्तर पे हो रहे हैं। और खास तौर पे 1920 के बाद जब गांधी जी ने लीड किया और लगातार उनका शिमला और इस सराउंडिंग रीजन में आना हुआ, तो यहाँ के जो लोग हैं ना, ठीक है, वो भी यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो उस समय के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनको भी जो है समझ आया है कि हमने
केवल रियासत के राजाओं के खिलाफ नहीं लड़ना है, बल्कि जो फाइनल जो हमारा जो एजिटेशन है वो किसके खिलाफ होना चाहिए, ब्रिटिश रूलर्स के, ब्रिटिश रूल के खिलाफ होना चाहिए। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक जो है एक टॉपिक है जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो प्रजामंडल है ना, ये प्रजामंडल जो है कैसे कैसे आया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्रजामंडल की हिस्ट्री आपको बताता हूँ। प्रजामंडल, ठीक है, प्रजामंडल। देखो पहले तो क्या हुई, शुरुआती दौर में हर एक रियासतों में क्या बनी है, सोशल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस बनी। ठीक है, तो राजा ने जो उनको अनुमति दे दी, कोई बात नहीं, कि सोशल रिफॉर्म्स की हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो परंतु धीरे धीरे 1930s में रियासतों में क्या बनने शुरू हो गई हैं, प्रजामंडल्स। प्रजामंडल मतलब कि जो वो अलग अलग संस्थाओं के जो लोग हैं ना, जो सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो अब इकट्ठे होकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक संगठित रूप से रूलर्स के सामने अपनी डिमांड्स को रख रहे हैं। ठीक है, और प्रेशराइज कर रहे हैं रिफॉर्म्स लाने के लिए। ठीक है। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ प्रजामंडल, ये आपके पुराने क्वेश्चन में आया था, पुराने पेपरों में। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि शासन प्रशासन में जो लोग हैं, जो उस रियासत के जो लोग हैं उनकी सहभागिता, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ प्रजामंडल, 1930s में क्यों बनाया गया प्रजामंडल्स को रियासत के अंदर, मुख्य मकसद क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नाउ 1938 का एक पॉइंट आता है, जब ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का एक सम्मेलन हुआ था लुधियाना में। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन कहाँ हुआ है, लुधियाना में हुआ है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो है, ये जो संस्था है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही अटैच्ड जो है एक बॉडी है। इस संस्था ने क्या किया है, जब 1939 में जब हिल स्टेट्स के जो वो रिफॉर्मर्स हैं, वो जो प्रजामंडल के लोग हैं, वो जब वहां पे शामिल होने गए, तो वहां पे एक नई संस्था का जो है गठन किया गया, जिसको बोला गया है हिमालयन रियासत प्रजामंडल। हिमालयन रियासत प्रजामंडल आपकी कब बनी है, 1939 के मोस्टली दिसंबर में। और ये कहाँ पे बनाई गई, लुधियाना में बनाई गई, जहां पर ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन हुआ था। और वहां से निकल के आई है आपकी ये वाली संस्था, हिमालयन रियासत प्रजामंडल। अब पहले प्रजामंडल था, अब प्रजामंडल की जगह पे क्या आ गई, हिमालयन रियासत प्रजामंडल। पहले हर एक रियासत के अंदर ना एक लिमिटेड वे में प्रजामंडल काम कर रही थी, कई रियासतों के अंदर नहीं भी कर रही थी। अब उनको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया है, शिमला हिल्स से लेकर के पंजाब हिल्स से लेकर के सभी रियासतों को क्या किया है, संगठित किया है, कि एक बड़ी संस्था बना करके हर एक रियासत के लोग दूसरी रियासत के साथ मिलकर के एक ऐसी बॉडी बनाई, हिमालयन रियासत प्रजामंडल, ताकि कोऑर्डिनेटेड वे में अगर कहीं पर भी किसी भी रियासत के अंदर भी यदि कोई एक्सप्लोइटेशन होता है, तो रूलर्स के खिलाफ जो है संगठित वे में जो है संघर्ष किया जा सके। ठीक है। इस तरह से जितने भी आपकी मैंने अलग अलग रियासतों में कराए हैं कि प्रजामंडल ये बना, हिमालयन रियासत प्रजामंडल। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। यहीं पे एक टॉपिक को मैं कंक्लूड कर देता हूं, कि बाद में 1945 में मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का एक सम्मेलन जो है उदयपुर में हुआ था, राजस्थान। ठीक है, उदयपुर राजस्थान में हुआ था। और वहां पर जो है, जब हिमालयन रियासत प्रजामंडल के जो लोग वो जो गए थे, और वहां पर जो है फिर एक और बॉडी बनाई गई, ठीक है, जिसको बोला गया हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। ये आपकी क्वेश्चन है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है फाइनली कब बनी है, इन 1945। कहाँ पे बनी है, उदयपुर में बनी है। जब शिमला हिल्स, पंजाब हिल्स और गढ़वाल हिल्स से रियासतों के जो शासक जो जो प्रजामंडल के, हिमालयन रियासत प्रजामंडल के जो लोग हैं, जब वो वहां पे गए थे, वहीं पर ही एक संस्था बना दी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। ठीक है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। ठीक है, ये एक और भी बड़ी संस्था है, जिसमें शिमला हिल्स से लेकर के गढ़वाल हिल्स तक के जो प्रजामंडल के लोग हैं, उनकी एक संस्था बनाई। यहां से जो है तीन चार पॉइंट आए, वहीं पर जो है एक बॉडी बना दी गई थी, एक टेम्परेरी बॉडी बना दी थी, जिसमें मंडी रियासत के स्वामी पूर्णानंद को इसका हेड बनाया गया था। मंडी रियासत के स्वामी पूर्णानंद को इसका हेड बनाया गया था। और बुशहर रियासत के
पंडित पद्म देव को इस हिमालयन हिल स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। ठीक है। और टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के जो एक प्रजामंडल के जो सदस्य थे, टिहरी गढ़वाल के श्याम चंद नेगी, श्याम चंद नेगी, उनको जो है, उनको जनरल वाइस प्रेसिडेंट, और सिरमौर रियासत के शिवानंद रमोल को ज्वाइंट सेक्रेटरी, शिवानंद रमोल, शिवानंद रमोल को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया था। बस ये आपके क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है। एक बार मैं रिकैप कर लेता हूं। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं पहले मंडी रियासत के स्वामी पूर्णानंद, जनरल सेक्रेटरी बने हैं बुशहर रियासत के पंडित पदम देव। ठीक है, पंडित पदम देव। और टिहरी गढ़वाल से श्यामचंद नेगी, ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। और सिरमौर रियासत के शिवानंद रमौल, ये बने हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है अब इन्होंने क्या किया, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ने क्या एक्टिविटीज की, क्या इनकी अचीवमेंट्स रही। ठीक है, वो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। आपके लिए टॉपिक, ये वाला टॉपिक मैंने यही कंक्लूड किया है। नाउ अगली जो एक रियासत रह गई थी हमारी, वो रह गई थी चंबा। बुशहर के बाद अगली एक जो प्रोमिनेंट स्टेट रह गई थी, ठीक है, जहां के 3-4 पॉइंट्स हम देखेंगे। चंबा स्टेट, द स्टेट ऑफ चंबा। चंबा रियासत में जो एक प्रोमिनेंट आंदोलन है वो 1896 का है, 1896 का है। और ये जो वहां का आंदोलन हुआ था, ये हुआ था भटियात रीजन में, भटियात रीजन में। ठीक है, भटियात क्षेत्र में ये मूवमेंट हुआ है। उस समय चंबा के जो शासक थे उनका नाम था राजा श्याम सिंह, राजा श्याम सिंह। ये उस समय के वहां के रूलर थे, राजा श्याम सिंह। राजा श्याम सिंह के समय इन 1896 भटियात रीजन में एक जो है ऑर्गेनाइज्ड एक जो है आंदोलन हुआ है। और इस आंदोलन के जो प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे वो आपको याद रखना। राजा कौन था इस समय, राजा श्याम सिंह। रीजन कौन सा है, पर्टिकुलर भटियात रीजन। जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनके नाम है लारजा, लारजा। और दूसरे व्यक्ति हैं किरलू। ठीक है। और तीसरे जो प्रोमिनेंट लीडर थे इस आंदोलन के, वो थे बिल्लू, बिल्लू। ये जो है प्रोमिनेंट लीडर थे। और ये जो भटियात क्षेत्र का जो ये आंदोलन था, ये भी एक तरह का क्या था, असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था। ठीक है। असहयोग आंदोलन सेम, कि जो ऑफिशियल्स आ रहे हैं स्टेट के, ठीक है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करना, टैक्स मांग रहे हैं टैक्स नहीं देना। ठीक है। तो इस तरह से ये एक तरह का असहयोग आंदोलन था। फाइनली क्या हुआ था, जो रूलर है क्योंकि बहुत स्ट्रांग होते थे उस समय, उन्होंने क्या किया है, जितने भी इनके प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ठीक है, उनको देश निकाल दिया। और ये जो है लंबे समय तक जो है आजीवन कहाँ पे रहे, बाहर रहे। और ज्यादातर लोग इनमें से कहाँ पे रहे, लाहौर में। ठीक है। चंबा से इनको जब हटा दिया, निकाल दिया, एग्जाइल्ड, ये जो है लंबे समय तक फिर जो है कहाँ रहे, कुछ लोग बाद में बाहर ही मरे। ठीक है। और लाहौर में इनका जो है जीवन व्यतीत हुआ, ज्यादातर जो यहाँ के जो भटियात क्षेत्र के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे। ठीक है। अब 2-3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, उनमें जो पहला पॉइंट है वो है 1932 का, 1932 का। 1932 में जो ये एग्जाइल्ड लोग थे, जो भटियात रियासत से राजा के द्वारा जो निकाले गए लोग थे, इन्होंने लाहौर में एक संस्था बना दी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जिसका नाम था चंबा डिफेंस पीपल्स लीग। ठीक है, CDPL से याद रखना है, चंबा डिफेंस पीपल्स लीग। ठीक है। It was formed by those people. हाँ, दोज पीपल, दोज हु वर एग्जाइल्ड, उन लोगों ने और उनके साथ बाकी लोगों ने मिलकर के, मेनली जो है कौन है, जो लोग निकाले गए थे एग्जाइल्ड। ठीक है, लाहौर में इन्होंने एक संस्था बनाई है, चंबा डिफेंस पीपल्स लीग। ये कब बनी है, 1932 को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। CDPL चंबा डिफेंस पीपल्स लीग कब बनी है, 1932 कब बनी है, लाहौर में। अब यहां से आगे अगला जो पॉइंट है वो है 1936 का। 1936 में जो चंबा मेन जो शहर हैं, जहाँ कैपिटल थी चंबा रियासत की,
वहां पर जो है आग की घटना हुई थी। आग की घटना हुई थी, लोग बेघर हो गए थे। ऐसी स्थिति ने राजा ने जो है, राजा के सहयोग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था चंबा सेवक संघ। चंबा सेवक संघ। ठीक है, चंबा सेवक संघ। चंबा सेवक संघ में उस समय के, उस रियासत के चंबा के जो प्रोमिनेंट लोग थे, उन लोगों ने आगजनी में जो लोग बेघर हुए, ठीक है, उनकी हर तरह से जो है सहायता की। परंतु बाद में ये चंबा सेवक संघ जो है राजा के लिए परेशानी का कारण बना। जब 1938 में चंबा सेवक संघ के जो प्रोमिनेंट लोग थे, उन्होंने क्या बना दिया, चंबा रियासत प्रजामंडल। चंबा रियासत प्रजामंडल। ठीक है, चंबा रियासत प्रजामंडल 1938 में। ठीक है। अब इस चंबा रियासत प्रजामंडल के ना दो तीन प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो पहले चंबा सेवक संघ के थे और बाद में चंबा रियासत के प्रोमिनेंट लीडर्स बने। उसमें आता है, एक है विद्याधर। विद्याधर। दूसरे हैं विद्यासागर। विद्यासागर। और एक बहुत ही प्रोमिनेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, गुलाम रसूल। ठीक है, गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। ठीक है। और एक चौथे व्यक्ति थे जिनका नाम था पृथ्वीचंद। पृथ्वीचंद। ये प्रोमिनेंट हिमालयन, सॉरी, चंबा रियासत प्रजामंडल के प्रोमिनेंट लोग हैं, जिन्होंने बाद में 1940s में चंबा रियासत में राजा के निरंकुश शासन के खिलाफ जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में, बाद में ये लोग जो है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के भी सदस्य होंगे, क्योंकि बाद में वो संस्था जो है वो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बन गई थी। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट रह गया है, वो 1947 का है। ठीक है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो चंबा स्टेट में बनी थी, CSPF से याद रखना है, CSPF, चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन। CSPF ये चंबा रियासत में ही बनी थी, ठीक आजादी से पहले, इन 1947। चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन। ये सारी संस्थाएं जो हैं राजा के खिलाफ हैं, सोशल रिफॉर्म्स के लिए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स के लिए बने। फाइनली हमने पढ़ा ही है कि 15 अप्रैल 1948 को चंबा रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ और हिमाचल प्रदेश का 4 जिलों में से एक जिला बना। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया था। हिमाचल प्रदेश के जो 4 जिले थे उनमें से पहला एक जो जिला था वो चंबा था। ठीक है। तो इस तरह से कीवर्ड्स में आप क्या याद रखेंगे, 1896 भटियात क्षेत्र, और वहाँ एक असहयोग आंदोलन हुआ है। लारजा और किरलू और बिल्लू प्रोमिनेंट लीडर थे, उनको देश निकाल दिया। ठीक है। बाद में उन एग्जाइल्ड लोगों ने और बाकी लोगों ने जो है चंबा डिफेंस पीपल्स लीग बनाई थी 1932 में। ठीक है, चंबा डिफेंस पीपल्स लीग। राजा के सहयोग से ही 1936 में चंबा सेवक संघ बना था, क्योंकि आगजनी की घटना हुई थी, लोगों को जो है राहत देनी थी। लेटर ऑन 1938 में चंबा रियासत प्रजामंडल बना और उसके 4 प्रोमिनेंट लीडर्स मैंने आपको बताए, विद्याधर, विद्यासागर, गुलाम रसूल और पृथ्वी चंद। लेटर ऑन 47 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी है, चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन, और फाइनली हिमाचल प्रदेश में विलय और हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बना। ठीक है। नाउ एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट जो है आज है, और एक बहुत प्रोमिनेंट स्टेट रही है, रियासत रही है, सिरमौर। सिरमौर के ऊपर भी 4-5 जरूरी पॉइंट, खास तौर पे सिरमौर रियासत में 75 आंदोलन यदि आपने सुना हो। ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट आंदोलन है। एक पॉइंट में कहीं पीछे ना स्किप कर गया, ठीक है, पहले उसको करा दूं। एक पॉइंट मुझे स्किप कर गया, पहले मैं उसको करा लेता हूं। एक आंदोलन हुआ था, भाई दो ना पाई, स्टार बना के लिख लो, भाई दो ना पाई। भाई दो ना पाई। नहीं, ये पूरे हिमाचल में, मतलब उसमें की रियासतों में हुआ था। इसका कंटेक्स्ट बता देता हूँ आपको पूरा ना, स्टार बना के लिखो, भाई दो ना पाई। एक्चुअली क्या हुआ था, जब जो है पहले प्रजामंडल बन गए ना, प्रजामंडल ने उतना नुकसान नहीं किया रियासतों के राजाओं को। परंतु जब जो है हिमालयन रियासत प्रजामंडल्स बनी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो उनको साथ रहा, अब जो है राजाओं की जो रूल है
ठीक है, उनकी गद्दियां जो है अब खिसकने लगी। ऐसी स्थिति में क्या कर लिया था 1939 में, जो रूलर्स थे, जो रूलर्स थे, इवन ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लग गया है कि ये जो स्थानीय लोग हैं अभी तो राजा के खिलाफ है, बाद में हमारी तरफ जो है ये जो है संगठित जो है यहाँ पे क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसलिए 1939 की शुरुआत में जो हिमालयन रियासत प्रजामंडल है ना, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, जो मैं टॉपिक पीछे पढ़ा रहा था उसकी कंटिन्यूटी में था ये, जब मैंने आपको प्रजामंडल पढ़ाया, कि वहां पे क्या हुआ है कि एक रियासत का जो प्रजामंडल का सदस्य है ना, वो दूसरी रियासत में नहीं जा सकता है, पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब एक ही रियासत में रहेगा वहां तो राजा जो है अपने तरीके से उनको कंट्रोल कर ही लेंगे। परंतु यदि संगठित वे में बाहर से जो है बड़े बड़े नेता आते रहे, और संगठित वे में जो है अगर जो है ये हिमालयन रियासत प्रजामंडल यदि आंदोलन करेगी, इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पे क्या कर लिया था, रियासत के राजाओं ने, और इवन जो है इनको समर्थन किसका था, ब्रिटिशर्स का, कि इनकी एक्टिविटीज पर कंट्रोल कर दी। ऐसी स्थिति में जो हिमालयन रियासत प्रजामंडल के जितने भी लोग थे, उन्होंने यहाँ पे एक जो है आंदोलन चलाया था 1939 और 40s में, जिसको क्या बोला गया, भाई दो ना पाई। इसका कंटेक्स्ट पता कहाँ है? क्योंकि 1939 में क्या शुरू हुआ था, वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड है, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे क्या चाहिए, मेन एंड मनी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है भाई दो नापाई रियासत में राजाओं के खिलाफ, और क्योंकि ब्रिटिशर्स का भी जो इनको सुप्रेस करने के लिए जो है ये एक इन पे जो पाबंदियां लगाई गई थी, इसलिए यहाँ पे ये किसी रियासत के अंदर नहीं है, बल्कि हिमालयन रियासत प्रजामंडल के लोगों ने एक आंदोलन चलाया था, भाई दो ना पाई। एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखना है, इसको बोला जाता है कि जो ये भाई दो ना पाई आंदोलन है, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने 1930 में की थी, दांडी मार्च। ठीक है, इसको बोला जाता है कि जो भाई दो ना पाई आंदोलन, जो हिमालयन रियासत प्रजामंडल के लोगों के द्वारा जो इस हिमालयन रीजन में चलाया गया था, इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर की लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है कौन कौन से आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, कौन कौन से आंदोलन एन एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, आपको भी एक ही बताया। ठीक है, और मेनली जो है मैं आपको सिरमौर रियासत पढ़ाने जा रहा था, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली जो है हमारी रियासत सिरमौर है, जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, सिरमौर स्टेट। सिरमौर स्टेट, देखो जो सिरमौर स्टेट है, यहाँ के प्रोमिनेंट जो मूवमेंट्स हैं, एक जो सिरमौर है ना, जैसे आपको मैप पे भी मैंने बताया है कि सिरमौर का जो रीजन है, ये ये जो सिरमौर वाला रीजन है, सिरमौर रियासत का जो रीजन रहा होगा, ठीक है, वो बॉर्डरी लगभग किसके साथ है, पंजाब और हरियाणा के साथ। ठीक है, आज के समय में। ठीक है, ये 1914 से लेकर के 1920 के बीच का कंटेक्स्ट में ले रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, एक्चुअली हुआ क्या था, वर्ल्ड वार सेकंड की शुरुआत, फर्स्ट की शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, 1914 से 1919। और मैंने मंडी षड्यंत्र में भी आपको बताया था कि जो गदर पार्टी के जो लोग थे, जिनका जो है जो दुनिया के दूसरे देशों में रह करके, खासतौर पे यूएसए और कनाडा में, वहां पर रह करके भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे थे, वो लोग क्या हो गए जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, वो लोग जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल की थी कि अब भारत चलते हैं, भारत में रह करके क्या करते हैं, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है रिवोल्ट करें, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करेंगे। और मोस्टली जो गदर पार्टी के जो लोग थे ना, वो क्या थे, पंजाबी थे। अब पंजाब में 1913-14 से 1920 के समय में क्या हो रहा है, रिवोल्ट हो रहे हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं। अब जो सिरमौर स्टेट है ना, जो सिरमौर रियासत है, वो पंजाब के बिल्कुल साथ जो है लगता हुआ एक रियासत थी। और रेवोल्यूशनरी की एक्टिविटीज का जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ पे रहा, सिरमौर रियासत के अंदर भी पड़ा, क्योंकि हर एक रियासत में एक्सप्लोइटेशन तो था ही। ठीक है, अब यहाँ पे इस समय एक जो है एक बहुत बड़े नेता हुए इस दौर के, जिनका नाम था चौधरी शेरजंग। ठीक है, क्या नाम था, चौधरी शेरजंग। चौधरी शेरजंग के नेतृत्व में, चौधरी शेरजंग के नेतृत्व में यहाँ पर जो है
लोग संगठित हुए और मिल करके इनके नेतृत्व में लोगों ने यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियां की थी उस समय यहाँ के राजा के खिलाफ। ठीक है। यहाँ एक एक ही नाम याद रखना है, बाकी तो आपको कंटेक्स्ट बताया है कि इस समय यहाँ एक बड़े नेता उभर करके आए हैं, चौधरी शेरजंग। ठीक है। और बाद में यही नेता जो है एक बहुत बड़े नेता बने हैं। ठीक है। बाद का क्या कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट आएगा, 1939 का। ठीक है। 1939 का, 1939 में सिरमौर रियासत में बन जाती है सिरमौर रियासत प्रजामंडल। ठीक है। सिरमौर रियासत प्रजामंडल बन गई। और इस सिरमौर रियासत प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे उनमें जो है कौन आएंगे, सबसे प्रोमिनेंट कौन आएंगे, चौधरी शेरजंग। चौधरी शेरजंग, इनके साथ जो अन्य जो व्यक्ति थे, ठीक है, ये आप याद रखने हैं। एक है शिवानंद रमौल। शिवानंद रमौल पझौता आंदोलन के फिर बाद में सबसे बड़े नेता होंगे शिवानंद रमौल। 1939 में जब सिरमौर रियासत प्रजामंडल बनी है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता है चौधरी शेरजंग, शिवानंद रमौल। ये इससे ज्यादा आपने याद नहीं रखने हैं, दो प्रोमिनेंट है, इनको याद रखना। नाउ अब है वो सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक, वो है 1942 का। 1942 में एक तो वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा है, और इधर जो है गांधी जी ने 1942 में क्या चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उसी समय सिरमौर रियासत में एक आंदोलन हुआ था जिसको बोलते हैं पझौता आंदोलन। क्या बोलते हैं? पझौता आंदोलन। पझौता आंदोलन। पझौता आंदोलन की क्या विशेषता थी? ये सिरमौर रियासत प्रजामंडल और वहां की जो उस रियासत की एक ऑर्गेनाइजेशन थी किसान सभा। ये ध्यान रखना है, किसान सभा से प्रश्न आया है कि जो पझौता आंदोलन था वो केवल सिरमौर रियासत प्रजामंडल का आंदोलन नहीं था, बल्कि एक जो है ऑर्गेनाइज्ड जो एजिटेशन था, किसान सभा और सिरमौर रियासत प्रजामंडल का। ठीक है। और इस पझौता आंदोलन को क्या बोला जाता है? इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई दो ना पाई, वो किसका एक्सटेंशन था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सिरमौर रियासत का जो ये पझौता आंदोलन है, ये किसका एक्सटेंशन है? ये क्विट इंडिया मूवमेंट का, क्योंकि 1942 से आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जो प्रोमिनेंट लीडर्स की इस रिवोल्ट की, इस पझौता आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो याद रखना। पांच छह नाम है। सबसे जो पहला नाम है वो है सूरत सिंह वैद्य। सूरत सिंह वैद्य। एक्चुअली ये क्यों आपको नाम पढ़ाने पड़ रहे हैं? पेपर में आजकल जो है क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, इनमें से सिरमौर रियासत में पझौता आंदोलन का नेता कौन नहीं था? तीन दे देंगे, चौथा जो आपको एलिमिनेट करना है। इसलिए जितना मैं मेरे को जरूरी लगता है उतना मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है। दो दो तीन तीन नाम करा रहा हूँ जो मुझे जरूरी लगते हैं। हो सकता है एलिमिनेशन से आपकी वो चीजें हो जाए। एक सूरज सिंह वैद्य हैं। सूरज सिंह वैद्य के साथ ना इनकी पत्नी भी थी। ठीक है। जिसका नाम था सुनहरी देवी। सुनहरी देवी। ठीक है। अब सुनहरी देवी जो है बहुत जरूरी हो जाती हैं कि 1942 में पचहत्तर आंदोलन में वो भी शामिल हो गई। ठीक है। सुनहरी देवी। और एक दूसरे बड़े नेता थे जिनका नाम था, इस पचहत्तर आंदोलन का नाम था मत्थाराम। ठीक है। इंग्लिश में इस तरह से लिखा है माथाराम। माथाराम। और इनकी पत्नी भी थी जिनका नाम था आत्मा देवी। ठीक है। आत्मा देवी। चार नाम तो ये आपको याद ही करने हैं। सूरज सिंह वैद्य और इनकी पत्नी सुनहरी देवी, मत्थाराम और उनकी पत्नी आत्मा देवी। दो और नाम याद रखने हैं। दो अन्य नामों में एक तो शिवानंद रमौल है जो मैंने आपको ऊपर भी कराया। ठीक है। शिवानंद रमौल। बस एक और नाम है जो कि बहुत ही जरूरी है, वो है मियां चुनचू। मियां चुनचू। ठीक है। हो जाएंगे छह नाम याद पचहत्तर आंदोलन के। सूरज सिंह वैद्य, सुनहरी देवी, मत्थाराम, आत्मा देवी, शिवानंद रमौल और मियां चुनचू।
ये समझौता आंदोलन के प्रोमिनेंट लोग थे। ठीक है। इस तरह से सिरमौर रियासत का ये टॉपिक जो है ये भी कवर हुआ है। नौ, एक छोटी सी रियासत है ठियोग और मधान। ठीक है, ठियोग और मधान का टॉपिक पढ़ा रहा हूं आज के इस टॉपिक में। मेनली आप लिखेंगे तो ठियोग ही लिखो, ठियोग। ठीक है, THEOG, ठियोग। देखो, ठियोग रियासत की ना अपनी एक कहानी थी। क्या कहानी थी? केवल लास्ट पॉइंट ही करा रहा हूँ, जो बाकी कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, जो प्रोमिनेंट पॉइंट है वही करा रहा हूँ। वो क्या है? जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हिल स्टेट्स में केवल एक रियासत थी जहां प्रजामंडल वालों ने कब्जा कर दिया और एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी और सरकार चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो रियासत कौन सी थी? ठियोग। ठीक है, जहां प्रजामंडल वालों ने क्या किया है, जो राजा है, राजा के शासन पे जो है कब्जा कर लिया। ठीक है, ठियोग रियासत में प्रजामंडल वालों, अब उन्होंने वहां पे क्या कर दिया है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एक जो है स्टेट बना दी और एक इंडिपेंडेंट जो है गवर्नमेंट बना दी, सरकार बना दी। और उस सरकार के पहले प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया है? सूरत राम प्रकाश को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहले प्रधानमंत्री, कई जगह मुख्यमंत्री लिखते हैं, मतलब हेड हैं, सूरत राम प्रकाश, सूरत राम प्रकाश। ये ठियोग रियासत के पहले प्रधानमंत्री बने। और इनके एडवाइजर कौन बने? ये प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर हैं। इनके एडवाइजर बने थे डॉक्टर YS परमार। ठीक है, डॉक्टर YS परमार इनके एडवाइजर बने। और इनके जो सेक्रेटरी बने थे वो बने थे देवीदास, देवीदास, देवीदास जो इनके क्या बन गए? सेक्रेटरी बने। ठीक है, फाइनली जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, तो थिएग रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ और महासू जिले की जो है एक तहसील बनी। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में इस तरह का एक जो है डिफरेंट इंसिडेंट था जो आपको याद रखना है, कि पहली इंडिपेंडेंट जो है सरकार बन गई थी, अभी देश आजाद ही हुआ। एक पॉइंट जो है मैं कल बिलासपुर में मेरे से रह गया था। ठीक है, अब अगर आप जोड़ पाए या जो है उसको लिख लें। बिलासपुर स्टेट में एक पॉइंट रह गया था जो जरूरी मुझे लगता है आपके लिए जरूरी है, वो है आपका झुग्गा आंदोलन। ठीक है, बिलासपुर में झुग्गा, झुग्गा आंदोलन। ये जो झुग्गा आंदोलन है ना, ये बिलासपुर रियासत में हुआ था इन 1884। जब वहां के राजा कौन थे? अमरचंद, अमरचंद। देखो एक यह कहानी है, बिलासपुर रियासत में जो गेड़वी वाला जो रीजन आता है, ठीक है, गेड़वी, उस रीजन में वहां के जो ब्राह्मण परिवार थे, ब्राह्मण परिवार थे, वो अमरचंद के प्रशासन के एक्सप्लॉइटेशन से, हाई टैक्सेस से, या उनकी जमीनें हड़प ली थी, उनसे तंग आ गए थे। फाइनली उन्होंने क्या निर्णय लिया है, क्योंकि वो झुग्गियों में रहते थे, उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया है कि आत्मदाह किया था। ठीक है, एक लार्ज स्केल पर इन लोगों ने आत्मदाह किया था अमरचंद के शासन में इन 1884। इसलिए बिलासपुर रियासत का जुगा आंदोलन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है, कोई प्रोमिनेंट लीडर का जिक्र नहीं है, बस इतना ही याद रखना है, जुग्गा आंदोलन। ठीक है, तो इस तरह से फ्रीडम मूवमेंट में मेरी ओर से जितना मुझे लगा कि ये जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, मैंने उसको कवर किया है। तो कल अगला जो टॉपिक हम इसमें मेन टॉपिक में जो डिटेल्ड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हम जो है किसी डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, चाहे कांगड़ा करेंगे, कुल्लू करेंगे। ठीक है, जो भी प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स आपको पढ़ानी है। कुल्लू, कांगड़ा इसलिए क्योंकि त्रिगर्त एंशियंट स्टेट है। कुल्लू इसलिए कि सेकंड जो है, त्रिगर्त के बाद जो है कुल्लूथ हैं। दो तो मुझे पढ़ानी ही है। उसके साथ जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर इसलिए पढ़ाने हैं क्योंकि वहां से ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और बुशहर रियासत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 4-5 चीजें तो मुझे पढ़ानी है, जहाँ के लिए आपको जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें कवर करना है। वो सेकंड टॉपिक में जो हम जियोग्राफी कर रहे हैं, तो
ठीक है, मैप के थ्रू चीजें जो हम सीख रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो है हम आप मैप ड्रॉ कर लें। ठीक है, हिमाचल का मैप बनाना बहुत ही आसान है। बस हाथ घुमाना है इस तरह से, और फिर जो है इस तरह से, फिर यहाँ एक डीप इस तरह से। ठीक है, यहाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने तो समझने के लिए बनाना है ना, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पेपर में होता है, मेंस होता है, तो वहाँ दूसरी चीज में होती है। ठीक है, तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में अभी तक मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट्स जो कराई हैं, वो आपको डिस्ट्रिक्ट्स भी बना दो एक बार। देखो यहाँ से पहले इस तरह से मारो नीचे को, डीप कट, ये पांगी आ जाएगा, और यहाँ इसको जोड़ दो, और यहाँ से इस तरह से कर दो, तो आपके बन गए लाहौल स्पीति और किन्नौर। फिर ना आप पांगी में, जब पांगी में आप यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा नीचे आएंगे, अगर ये बना दिया तो आपका चंबा भी बन गया। फिर जब थोड़ा ऐसे आएंगे ना, ये बड़ा बंगाल, और फिर ये आपका कांगड़ा भी आ गया। ठीक है, कांगड़ा के बाद यहाँ क्या करना है, साथ साथ ऊना और हमीरपुर, क्योंकि ये कांगड़ा से अलग हुए हैं। इन दोनों के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, बिलासपुर। बिलासपुर के साथ ही आपको क्या मिलेगा, सोलन। सोलन को जोड़ दो कहाँ पे, सिरमौर। और यहाँ से शिमला को लेके आओ, और यहाँ सोलन के साथ जोड़ दो। ये क्या बन गया आपका पूरा शिमला। उतना अच्छा नहीं बना है शिमला, शिमला वाले नाराज नहीं होना है। और ये बन गया आपका मंडी और कुल्लू। ठीक है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है इसको बना दिया। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अभी तक मैंने आपको चंबा करा लिया है, लाहौल स्पीति पढ़ा लिया है, कि नॉर्थ पढ़ा लिया है, कल हमने कुल्लू भी देखा, कांगड़ा भी देख लिया है ना। आज जो है मैं आपको मंडी पढ़ाता हूँ, मंडी के साथ जो है शिमला, मंडी और शिमला। यदि, क्योंकि वहां जो है घौच पौच हो जाएगा, मैं थोड़ा सा मंडी ना इस सेपरेट बना देता हूँ यहाँ अलग से। मंडी को यहाँ से सेपरेट बना देता हूँ ऐसे, फिर ऐसे, और फिर जो है इस तरह से, फिर ये ऐसे से करके आएगा ऐसे। ठीक है, बना देंगे मंडी इस तरह से। मंडी में पहले मैं इधर दिखा रहा हूं मैन मैप पे, मंडी के साथ जो है, मंडी के साथ जो लगता है इस तरफ को, वो तो सारा आपका क्या है, कुल्लू। ठीक है, मंडी के साथ जो है आपका क्या लगता है, शिमला भी लगता है। मंडी के साथ थोड़ा सा रीजन जो है सोलन का भी आता है। ठीक है, सतलुज जो है डिवाइड करती हैं। और मंडी के साथ आपका बिलासपुर भी आएगा, और मंडी के साथ आपका हमीरपुर भी आएगा, और मंडी के साथ ऊपर को आपका कांगड़ा वाला रीजन भी आएगा। ठीक है, तो मंडी सेंटर में है, लगभग मैक्सिमम ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को ये टच करता है। ठीक है, अब मंडी के अंदर जो है, क्योंकि रिवर जाएगी ना, आज हम ब्यास रिवर कराएंगे, उसके लिए आपको कोर्स मालूम होना चाहिए। ठीक है, मंडी में, अब मैं साइड वाले में बना रहा हूँ, है ना, साइड वाले में बना रहा हूँ। मंडी में जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं। ये आपकी बरोट वैली है। ठीक है, बहुत ही सुंदर घाटी है बरोट वैली। ठीक है, इस बरोट वैली में एक उहल रिवर है, उहल खड्ड। ठीक है, जिसपे शानन प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश का ब्रिटिश ईरा में बना हुआ सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, बरोट वैली से जब आप इस तरफ को जाएंगे, ठीक है, मैं इस रीजन में आ रहा हूं, ये आपका दरंग वाला इलाका है, दरंग वाला मंडी में। ठीक है, दरंग में यहाँ पर जो है एक घाटी है, जिसको बोलते हैं चुहार घाटी। क्या बोलते हैं, बहुत ही रिमोट एरिया है चुहार घाटी, दरंग का ये इलाका। दो हो गया। ठीक है, नंबर आप जो है, मैं वहां पे मैप पे नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ठीक है, अगर आप डालेंगे तो यहाँ एक है, यहाँ मैंने दो कर दिया। ठीक है, नंबर 3 पर जो है, जब आप इस रीजन में आते हैं, ये जो रीजन है आपका, ये आपका कौन सा है, ये आपका है सिराज वाला रीजन। ठीक है, सिराज वैली, जंजैली थुनाग वाला जो इलाका है। ठीक है, नंबर 3 आप जो है इसको ले। नंबर 4 पे जब आप इस रीजन में आते हैं, ये आपका करसोग वाला रीजन है। ठीक है, ये आपका करसोग वाला रीजन है नंबर 4। और करसोग वाले इस रीजन में जब आप करसोग जाएंगे, वहां जो है दो स्मॉलर स्ट्रीम्स हैं। नॉर्मल डेज में वो स्मॉलर स्ट्रीम्स हैं, परंतु कई बार जो है इस बार उफान पे आ गई थी। उनको सिस्टर्स भी बोलते हैं, दो बहनें के नाम से फेमस है, इमला और बिमला। ठीक है, इसलिए इस रीजन को क्या बोला जाता है, इमला बिमला की घाटियां, इमला बिमला। ठीक है, दो स्मॉलर स्ट्रीम्स हैं,
करसोग वाले रीजन में। और उस रीजन से जो एरिया जो ड्रेन होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इमला बिमला की वैली, द वैली ऑफ इमला बिमला। ठीक है। करसोग से जब आप इस तरफ को जाते हैं, इस वाले रीजन में जाते हैं, ये आपका नंबर 5 हो जाएगा। नंबर 5 जो रीजन है ये आपका मंडी जिले का बहुत ही फर्टाइल जो रीजन है, बहुत ही फर्टाइल रीजन है, जिसको हम बल वैली भी कहते हैं या सुंदर नगर या सुंदर घाटी भी कहते हैं। ठीक है, बल वैली। बल वैली से जब आप ऊपर को, एक तो यहाँ पे आपको संधोल मिल जाएगा, आज ब्यास नदी में हम पढ़ेंगे, जहां से नदी जो है ब्यास हमारी एंटर कर जाएगी हमीरपुर को, यहाँ पे ये जो जंक्शन है। ठीक है, यहाँ से नदी ब्यास जो है कहाँ जाती है, हमीरपुर में चले जाती है। इस वाले रीजन में मैं एक्चुअली यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जोगिंद्रनगर के साथ वाला जो रीजन है, यहाँ पे भी एक घाटी है। ठीक है, जिसको मैं 6 नंबर दे रहा हूँ, वो आपकी है चौंतड़ा, चौंतड़ा वैली। ठीक है, चौंतड़ा वैली। ठीक है, जोगिंद्रनगर के आसपास वाला रीजन है। और आई थिंक जो ये वाला रीजन है ये आपका सरका घाट वाला रीजन, सरका घाट वाला। ठीक है। तो इस तरह से मंडी जिले की जो प्रोमिनेंट वैलीज हैं, ठीक है, जो रीजन है, मेन मंडी तो आपका लगभग सेंटर में है, लगभग इधर जैसे मिलेगा मेन मंडी, ब्यास नदी के आसपास जो है। आई थिंक ब्यास नदी के दोनों तरफ है मंडी। ठीक है, आधा लेफ्ट में है, आधा राइट में है। एक साइड पुरानी मंडी, एक साइड साइड। नई मंडी है। तो ये आपका बीच में है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं। अगर मैं आपको इस मैप पे यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस मैप पे अगर ड्रॉ करूं, तो इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में ऊपर वाला कांगड़ा के साथ, बड़ा बंगाल के साथ लगता जो रीजन है ना, उहल है। उहल आपकी बड़ा बंगाल से आती है, रावी नदी उधर को गई थी। ठीक है, जो बांदल ततंगरी कराए थे ना, वो आपकी कहाँ को चले गई, वेस्ट की तरफ को चले गई। और वहीं से ही जो है एक ईस्ट की तरफ को आती है उहल, जो ब्यास की साइड नदी है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आजकल काफी समय से प्रोमिनेंट बना है इस वाले रीजन। ठीक है, ये द्रंग है, और द्रंग का वो रीजन है, ठीक है, मैं ऊपर आ गया, कुल्लू में आ चुका हूँ मैं, इधर है ना, गलत कर रहा हूँ, ये वाला रीजन द्रंग। द्रंग में एक घाटी है जिसको बोलते हैं चुहार घाटी। चुहार घाटी को कुल्लू की लग घाटी के जोड़ने के लिए एक जो है टनल प्रपोज्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक दर्रा भी है जिसको क्या बोलते हैं, भुभु, भुभु जोत है। और भुभु जोत जो है किसको कनेक्ट करेगा, मंडी की चौहार घाटी को किसे कनेक्ट करेगा, कुल्लू के लग वैली के साथ, लग घाटी के साथ। ठीक है, जो डिस्टेंस है बिटवीन कुल्लू एंड मंडी वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और यहाँ के लोगों का जो, क्योंकि रिमोट एरियाज हैं, तो यहाँ जो है कनेक्टिविटी अगर टनल बन जाती है तो बहुत ही, ठीक है, काफी आई थिंक जो है अभी कुछ 1 डेढ़ महीने फिर न्यूज में था शायद, जो है सेंटर के लेवल पे जो है कुछ फंडिंग जो है, पैसा जो है यहाँ के लिए अलॉट हुआ है। ठीक है, तो भुभु जोत वैसे मैंने पासिस में कराना है, तो यहाँ वैलीज हैं, ये दो वैलीज को कनेक्ट करेगा, इधर लग वैली और उधर का ज्वार घाटी। इस तरह से मंडी लगभग मेरा कवर है। मंडी के बाद जो अगला टॉपिक है वो मुझे पढ़ाना है आपको शिमला। शिमला तो आपने सारा देख लिया है, सिर्फ बनाना ही है। ये शिमला, ओह, ठीक है, मैं यहाँ से सिर्फ शिमला ही बना रहा हूँ। ये आपका किन्नौर है, ये हमारा सिरमौर है, सोलन के साथ भी बॉर्डर लगता है शिमला का। और यहाँ किन्नौर के बाद सोलन। ये देखो जो शिमला है जो मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, इसमें इस तरफ वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है, ये किसके साथ बॉर्डर बनाता है, किन्नौर के साथ। और इस वाले रीजन में किसके साथ बनाता है, कुल्लू के साथ। और कुल्लू के बाद यहाँ के बाद जो है कहाँ बनाता है बॉर्डर, मंडी के साथ। मंडी के बाद यहाँ पे सीमा जो है सोलन के साथ भी बनाता है, क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि क्या सोलन के साथ बॉर्डर बनाता है, यस। ठीक है, इधर दालड़ा घाट से जो है नीचे को खट जाती है, आई थिंक गंभर। ठीक है, मैं अभी एकदम से याद नहीं मुझे आ रहा है। ठीक है, नीचे जाके मिलती हैं वो, और नीचे जा करके सतलुज में वो मिलती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रीजन है जो बिलासपुर और मंडी के बीच में है। देन सिरमौर के साथ तो बहुत बड़ा रीजन मिलता है। और शिमला का मैक्सिमम जो बॉर्डर है दूसरे स्टेट के साथ लगता है, उत्तराखंड के साथ। ठीक है, अगर मैं यहाँ साइड में बना दूं आपको समझाने के लिए, इस तरह से शिमला, ठीक, सिर्फ शिमला ही बना रहा हूँ इस तरह से, ये शिमला है। अब शिमला में हम जो है सबसे पहले मैं आपको कहाँ ले जाऊंगा,
सबसे पहले ले जाएंगे इधर बुशहर वाले रीजन में, रामपुर वाले रीजन में। ये जो रामपुर वाला रीजन है, इस रीजन में जब आप सरहान जाएंगे, भीमा काली टेम्पल, उस रीजन में बैक साइड में एक जो है घाटी है, उस रीजन में नंबर 1 पर, उसको बोलते हैं दारन घाटी। एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, दारन घाटी। ठीक है, दारन घाटी कहाँ है? रामपुर वाले रीजन में है, जो बैक एंड पे जो है किन्नौर को कनेक्ट करता है वहां से। ठीक है, अगर बड़े मैप में आपको बताऊं तो इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में है दारन घाटी, जो यहाँ से किन्नौर को कनेक्ट करता है सरान से बैक साइड में। ठीक है, दारन घाटी रामपुर वाले रीजन में। आप कितना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ याद रखना है। सेकंड जो है, रामपुर के ननखरी वाले रीजन में, यहाँ एक और प्रोमिनेंट वैली है नंबर 2 पर, जिसको बोलते हैं खतरेच घाटी। खतरेच घाटी। ठीक है, आई थिंक जो आपके जो ये मैप है, इससे बड़े वाला मैप लेना जो सर ने दिया है ना, इससे बड़े वाला मैप लेना। अभी तो आपके पास जितना भी टाइम है उसको लेके, अब आगे आने वाले टाइम में 20-25 रुपए का एक मैप है, टूरिस्ट गाइड है, उसको जरूर लेना। वहां पे इसमें दिया गया कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं उसमें। खतरेच घाटी। तीसरा जो ये वाला रीजन है ना, शिमला का, ये आपका जो रीजन है, ये आपका डोडरा क्वार का रीजन है। ठीक है, डोडरा क्वार नंबर 3 पर, डोडरा क्वार। ठीक है, डोडरा क्वार में एक आपको दर्रा भी मिलता है। ठीक है, कौन सा दर्रा है? चांसल, चांसल पीक भी है, और चांसल दर्रा भी है, लगभग इस वाले रीजन में। ठीक है, लगभग इस वाले रीजन में है, डोडरा क्वार वाले रीजन में चांसल पीक और चांसल दर्रा भी। अब इस रीजन में ना एक नदी फ्लो करती है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से एक नदी फ्लो करती है, इसलिए इस रीजन को, और इवन रोडो तक, रोडो लगभग आपका इस रीजन में है, नंबर 4 पॉइंट में अगर रोडो को दूं, इस रीजन को, क्योंकि एक नदी यहाँ पे ड्रेन करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पब्बर घाटी भी बोलते हैं। ठीक है, पब्बर घाटी भी बोलते हैं। रोडू जब जाएंगे तो रोडू में ऊपर को चिड़गांव की तरफ को एक नदी, एक स्ट्रीम है, जो यमुना की साइड नदी है, वो आपको पब्बर नदी देखने को मिलेगी। ठीक है, 4 पे रोडू है, 5 पे लगभग इस पॉइंट पे जो है आपका जुब्बल है, 6 पे लगभग इस रीजन में आपका नेरवा है, और लगभग इस रीजन में 7 नंबर पे आपका चौपाल है, और लगभग इस रीजन में नंबर 8 पे आपका कोटखाई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको आएगा कि आप दर्शाओ, बट अभी नॉलेज के लिए। और लगभग इस 9 वाले रीजन पे आपको जो है ठियोग मिलेगा, और इस लगभग इस वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा? शिमला और सराउंडिंग रीजन। ठीक है, और यहाँ से हमारा सोलन नजदीक है, और यहाँ से हमारा सिरमौर नजदीक है। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट, क्योंकि अभी रिवर मुझे यमुना आपको 2-3 दिन बाद करानी है, इसलिए इससे ज्यादा मैंने अभी यहाँ पे, उस वक्त जो है मैं यहाँ की नदियाँ वगैरह भी कराऊंगा, पब्बर उनकी साइड नदियाँ। और ठीक है, यमुना में फाइनली ये मिलेगी सिरमौर में जा करके। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट जो रीजन्स हैं, प्रोमिनेंट जो प्लेसेस हैं, खासतौर पे दारन घाटी, और आपका चांसल पीक, खतरेश घाटी, और पब्बर वैली, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर एक नदी हम करेंगे अब लास्ट में। आज की जो नदी है वो थोड़ी सी बड़ी है। नदी में हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर ब्यास, ब्यास नदी। ठीक है, एक छोटा सा मैप साइड में, बाकी मैं स्कीमेटिक के थ्रू बताऊंगा आपको। ये आपका पांगी, इस तरह से आप बनाए जल्दी से जल्द ऐसे मैप। ये आपका किन्नौर, और पांगी आपका इस तरह से कट जाएगा, ये बनेगा आपका चंबा। ये बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल के बाद कांगड़ा, ये ऊना, ये हमीरपुर, ये बिलासपुर, ये सोलन, ये सिरमौर, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला, और मंडी और कुल्लू। ठीक है, अगर आप 2-4 मिनट जरूर दें घर पे मैप के लिए ना, ये चीजें सेंस हो जाती हैं कि ऐसा ऐसा डेली देंगे। 2-4 दिन स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, बाद में जो है चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। नाउ आज की जो रिवर है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो हमारी रिवर है ना, वो ये निकलेगी यहाँ से, यहाँ से निकलेगी। एक बार आप देखें, यहाँ से निकलेगी। मैं एक बार नहीं तो फिर बना दूंगा, एक बार देख लेंगे तो आप जो है समझ नहीं पाओगे। यहाँ से एक नदी निकलेगी रोहतांग पास से, जो कि पीर पंजाल रेंज में है, और वो नदी जो है यहाँ से नीचे को फ्लो करेगी, मनाली होते हुए, कुल्लू होते हुए, बजौरा होते हुए,
बुनतर होते हुए फाइनली जो है लारजी पहुंचेगी, यहाँ से चले जाएगी मंडी में। ठीक है। मंडी में जब ये नदी जाएगी, मंडी में इसका जो है ना ये इधर को चल पड़ेगी थोड़ा ऊपर की तरफ को। फिर फाइनली ये कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे संधोल। संधोल के पास ना ये एक काफी लंबे समय तक क्या करती हैं, बॉर्डर बनाती हैं कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में। और फाइनली जो है नौदौन के आसपास जो है चली जाती है पूरी तरह से कांगड़ा में। और कांगड़ा में यहाँ पे फाइनली जो एक जगह है मिरथल, वहां से चली जाती है पंजाब। ठीक है। ये मैपें हैं, इस पे समझाना उतना आसान नहीं होता है, मुश्किल होती है चीजें। क्योंकि अभी जब बच्चों को मालूम ना हो कि डिस्ट्रिक्ट्स कैसे जा रही हैं तो चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना आपके लिए, यहाँ पे इसको 2 स्टेप में कराता हूँ। पहला स्टेप मैं आपको यहाँ पे साइड में 2 या 3 स्टेप में आपको पढ़ाता हूँ, फिर आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं एक माउंटेन रेंज। इस माउंटेन रेंज पे मैं एक दर्रा बना रहा हूँ इस तरह से। ठीक है। माउंटेन रेंज भी आपको याद हो जाएगी पेपर में अगर आएगी। ये जो माउंटेन रेंज है ये कौन सी है? पीर पंजाल की माउंटेन रेंज है। कौन सी माउंटेन रेंज है? पीर पंजाल की माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज पर एक दर्रा है जिसको बोलते हैं रोहतांग पास। क्या बोलते हैं? रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। ठीक है। रोहतांग दर्रे के साथ ही जो है एक छोटी सी लेक है जिसको क्या बोलते हैं, ब्यास कुंड। क्या बोलते हैं? ब्यास कुंड। बस ब्यास कुंड से जो है ये नदी ओरिजिन करती हैं और स्लोप्स में जो है इस तरह से क्या करती है, नीचे की तरफ फ्लो करती है। ठीक है। मैं केवल आपको यहाँ पे जो है लास्ट जो पॉइंट है स्लोप का, लास्ट पॉइंट में ले रहा हूँ लारजी। ठीक है, जहां से नदी मंडी में जाएगी। और लास्ट में आप क्या लिखो, लारजी। ठीक है। यहां तक चीजें हो गई। अब आपको ना प्रोमिनेंट प्लेसेस पहले बता दूं बीच बीच में। प्रोमिनेंट प्लेसेस में जब नदी नीचे को उतरेगी तो इधर आपको क्या मिल जाएगा? मनाली। मनाली जो है ब्यास नदी के तट पर है। और नीचे आएंगे आपको क्या मिल जाएगा? कुल्लू। मेन कुल्लू। कुल्लू से थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? भुंतर। भुंतर से थोड़ा और नीचे आएंगे, फिर आएगा आपका बजौरा। फिर आपका आएगा बजौरा। और बजौरा के बाद ये जो है, ये जो नदी का ये वाला जो कोर्स है ना बजौरा टू लारजी, एक तरफ जो है आपका कुल्लू है, दूसरी तरफ आपका मंडी है, ऐसा है। यहां से पीछे जितना भी रीजन है ना इस नदी का वो क्या है, कुल्लू में अंदर है। बजौरा के बाद लारजी तक जो है बीच में बॉर्डर बनता है, एक तरफ आपको नदी जो है कुल्लू वाला हिस्सा मिलेगा और दूसरी तरफ जो है मंडी का हिस्सा मिलेगा। ठीक है। अब मैं आपको नदी कहाँ पहुंचा दी है, लारजी। लारजी में ना एक माउंटेन रेंज बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने बनाई थी माउंटेन रेंज, आपको ऐसा शो करते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसी होती है ना पहाड़ी, माउंटेन रेंजेस। इस माउंटेन रेंज का नाम भी साथ में लिख रहा हूं, इसका नाम है धौलाधार रेंज। धौलाधार, धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज। ठीक है। अब जो है मैं आपको ब्यास नदी की जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इस नदी की कुछ जो है राइट विंग ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ क्या है लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज हैं। जो प्रोमिनेंट जो जो राइट विंग ट्रिब्यूटरी हैं जो मनाली के आसपास मिलती हैं, एक तो मनालसू है, छोटा सा नाला होगा मनालसू। है आप में से कोई कुल्लू से? ठीक है। सेकंड जो है मेन जो आपका पॉइंट है वो आपका कुल्लू है। मेन कुल्लू में आपकी राइट साइड से जो है 2 स्ट्रीम्स आती हैं। स्ट्रीम्स ज्यादा आती हैं परंतु 2 प्रोमिनेंट हैं। एक आपकी हैं सरवरी, एक आपकी हैं सरबरी, और दूसरी आपकी क्या है, खोजल। सरवरी और खोजल ये प्रोमिनेंट है। मैं इससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं ले जा रहा हूं, जो मुझे लगता है कि ये जरूरी है आपको करनी है। ठीक है। ये कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे मिलती हैं ये दोनों। ठीक है। अब हम जो है फिर फाइनली कहाँ पहुंच गए हैं, कुल्लू से आगे चल पड़े हैं। अब हम पहुंच गए हैं कहाँ पर, भुंतर में। भुंतर में, ठीक है, भुंतर में अगर आप मेन मैप पे ले जाओ ना उधर,
लगभग भुंतर आपका कहीं इधर जैसे होगा। ठीक है, एक बार मैं ब्लैक से मार्क करता हूँ। भुंतर लगभग आपके कहीं इधर जैसे होगा। ये वाला जो रीजन है, इतना सारा ये रीजन कुल्लू का इधर वाला बहुत बड़ा, ये जो मलाना पार्वती घाटी वाला, मनतलाई लेक पीछे जा करके। ठीक है, अब मैं वहां से जो है यहाँ एक जो है एक रिवर आपको बना रहा हूँ। ठीक है, रेड में शो करता हूँ। भुंतर रही है ना, भुंतर भुंतर से बैक एंड पे ऐसे लेगी एक नदी, बड़े दूर से आती हैं, और बड़े दूर से आती हैं, और एक लेक से जो है इसका पानी फीड होता है। वैसे एक ग्लेशियर भी है, डुनॉन ग्लेशियर, परंतु ठीक है, ये वाली जो रिवर है ना, जो रेड में शो की है मैंने, जो एक रेड में शो की है, दिख रही है आपको, ये आपकी नदी है पार्वती। पार्वती, पार्वती नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है, जो ब्यास नदी को कहाँ पे मिलती है, भुंतर के आसपास, भुंतर में। और यहीं बैक एंड पे जो है दो तीन पॉइंट्स और आ जाएंगे, जब मैं लेक्स पढ़ाऊंगा तब वहां पे देखेंगे कि पार्वती नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है, मनतलाई झील, मनतलाई झील। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं रास्ते में जो उसको मिलती हैं, उसमें एक है तोश, तोश, टॉन्स हमारी और है वो यमुना की है, ये कौन सी है, तोश। पेपर में अक्सर ये दोनों जो है वो कंफ्यूज करते हैं तोश और टॉन्स में। और एक है यहाँ पे स्मॉलर स्ट्रीम है स्पिन। और और आगे जाकर के यहाँ जो है मलाना वाले रीजन से, चंद्रखैनी वाली साइड से आती है मलाना खड्ड। ठीक है, फाइनली ये पार्वती के नाम से कहाँ पे मिलती है, भुंतर के पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्यास की। ठीक है, अब जब हम आगे पहुंचते हैं यहां तक अगर चीजें आप कर पाए हैं साथ साथ में, नाउ रिवर कहाँ पहुंच रही है हमारी, अब जो है हमारी ये रिवर कहाँ पहुंच रही है, बजौरा। बजौरा के पास जो है यहीं से एक नदी आती है इस वाले रीजन से, जिसका नाम है हारला। बस दो और नदियां हैं आज के लिए। और ये जो मेन पॉइंट है ना आपका सेंज, सेंज के पास जो है दो नदियां लेफ्ट बैंक से आती हैं। सेंज के पास जो है दो नदियां लेफ्ट बैंक से आती हैं ब्यास की। एक है, सॉरी, लारजी के पास एक है आपकी सेंज खड, एक आपकी सेंज रिवर, और दूसरी जो है बड़े दूर बंजार की ऊपरी साइड से आती हैं, तीर्थन घाटी से। बंजार की दूर से आती हैं तीर्थन घाटी से। और इसका नाम भी क्या है, इस नदी का नाम भी क्या है, तीर्थन, तीर्थन खड, तीर्थन। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है लार्जी तक ही, क्वेश्चन जो है मोस्टली आता है लार्जी तक ही, क्योंकि यहां तक कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, एक बार बैकएंड पे यदि मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो ऊपर चलो, सबसे ऊपर कहाँ चल रहे हैं, पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल रेंज पर जो है रोहतांग पास है, जो हमारा दर्रा है। रोहतांग पास के बिल्कुल कुल्लू वाली की तरफ को जो है एक ब्यास कुंड है, वहां से इसका ओरिजिन है, ब्यास रिवर का। मनाली के आसपास मनालसू, वैसे पतले पुल भी हैं, कोई बात नहीं, उसको नहीं करेंगे। कुल्लू के पास जो है राइट साइड से सरवरी और फोजल दो प्रोमिनेंट स्ट्रीम्स मिल रही हैं। भुंतर के पास जो है लेफ्ट साइड से बड़े दूर से आने वाली मनतलाई लेक से निकलने वाली पार्वती नदी, तोश और स्पिन जिसकी सहायक नदियां हैं, और मलाना जिसकी सहायक नदियां हैं, ये भुंतर के पास ब्यास नदी में मिलती हैं। और बजौरा के पास हारला एक स्मॉलर स्ट्रीम है, ब्यास की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एंड फाइनली एट लारजी, लारजी के पास जो है लेफ्ट साइड से सेंज खड और बंजार की जो ऊपर वाली साइड है तीर्थन घाटी से तीर्थन खड जो है मिलती हैं लारजी के पास। और एक लास्ट पॉइंट है, लारजी के पास मैंने आपको क्या कराया है, धौलाधार रेंज। ब्यास रिवर जो है यहाँ पर धौलाधार रेंज को कट करती हैं। ब्यास रिवर, क्वेश्चन है ये पेपर का, ब्यास रिवर धौलाधार रेंज को कहाँ कट करती हैं, एट लारजी। और यहां से एंटर कर लेती हैं कहाँ पे, मंडी में। ठीक है, क्या लिखना है, लास्ट में भी कराऊंगा, परंतु यहाँ आपको मैप में दिखा दिया है कि ब्यास रिवर निकली कहाँ से है, पीर पंजाल रेंज के आसपास, और नीचे फ्लो होते होते हुए कहाँ पहुंची हैं, लारजी के पास, जब एंटर कर रही है पूरी तरह से मंडी में। और वहां पर ये नदी जो है किसको कट करती है, धौलाधार रेंज को। ठीक है, आगे जाकर के फिर एक बार कट करेगी। ठीक है, फाइनली जब ये मिर्थल से जाएगी बाहर, वहां भी कट करेगी। ठीक है, आई थिंक रिवर में आज आप इतना ही करें कि मंडी वाला कट करा दें। हम्म,
मंडी वाला करा लेता हूँ क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। हाँ, कब है एग्जाम? 30th को। अच्छा, ठीक है, मैं आप स्कीमेटिक में बताऊंगा, है ना, यहाँ पे मैं फाइनली कहाँ पहुंच चुका हूँ? लारजी। ब्यास नदी कहाँ पहुंच चुकी है? लारजी। लारजी के बाद ना नदी जो पहले स्लोप जो है डाउनवर्ड था, अब क्या हो जाता है? नॉर्थ वेस्ट वर्ड हो जाता है, क्योंकि माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी का दूसरी तरफ से स्लोप आ गया। तो नदी का जो कोर्स कैसा हो जाता है यहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट वर्ड हो जाता है लारजी के बाद। ये देखो, ब्यास नदी ऐसे ऐसे और ऊपर की तरफ को चलने लग जाएगी ऐसे। और फाइनली जो यहाँ एक प्लेस है, ठीक है, इस जगह का नाम है संधोल। ठीक है, संधोल। संधोल के पास ये नदी फाइनली कहाँ चले जाती है? एंटर कर लेती हैं हमीरपुर। और फिर जो है आगे ये हमीरपुर जाती हैं, परंतु हमीरपुर के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैप पे अगर जाएंगे, देखो मैं स्कीमेटिक चल पड़ा हूँ, मैं ये मान के चला हूँ कि आपको मैप की जानकारी, ठीक है। और नदी जो है ब्यास पूरे से मंडी से चले जाएगी कहाँ? हमीरपुर। हमीरपुर के में क्या कर लीजिए, नीचे को आपका हमीरपुर, ऊपर को आपका कांगड़ा। ठीक है, काफी लंबे जो ट्रैक्ट है उसको यहाँ पे क्रॉस करेगी। ठीक है, केवल मैं यहाँ तक संदौल तक पढ़ा रहा हूँ। एक तो बीचों बीच आपको इधर क्या मिलेगा, लगभग इधर जैसे आपको क्या मिलेगा? मंडी टाउन मिलेगा। ये आपका मंडी है, पुरानी, पुराना मंडी और नया मंडी, उनके बीच में आपका मंडी में जा रही है ब्यास रिवर। विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज इधर ही बना था ना, जो आई थिंक जो है गया पिछली बार, नहीं बन सर, गया है, नहीं। मतलब बचा है। अच्छा है सर। ओके। तो ये विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज वहाँ का बहुत ही जो है प्रोमिनेंट है, आई थिंक 1877 में बना था, जब मंडी रियासत के राजा को दिल्ली दरबार में बुलाया गया था। ठीक है। तो नाउ यहाँ पे ना तीन प्रोमिनेंट स्ट्रीम्स हैं जो मैं आपको लेफ्ट साइड से करा रहा हूँ। ठीक है, जो लेफ्ट साइड से करा रहा हूँ, 1, 2 और 3, ये व्यास की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से एक जो है, एक है वो है जंजैहली। जंजैहली वाले रीजन से ऊपर को आती हैं, जंजैहली। ठीक है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जैसा क्वेश्चन आए। दूसरा एक बहुत ही फेमस रिवर है सुकेती, एग्जामिनर्स की बहुत फेमस है। ये ब्यास की साइड नदी है, जो सुकेत वाली साइड से उधर को जाती है, सुकेती। और तीसरी है एक बखली। ठीक है, ये वाली जो मैंने तीसरी बताई है संदोल से काफी पहले मिलती है, बखली। बखली। ठीक है, आपको टेढ़ा तो नहीं दिखता है बोर्ड, क्योंकि मेरे ग्रिप ही नहीं बना है इस पे, मैं नहीं अपने ठीक है सर। टैप की आदत है मुझे। तो कोई बात नहीं, अगर कोई है तो बता देना। बखली। नाउ अब जो है इसकी कुछ राइट विंग ट्रिब्यूटरीज भी हैं। मंडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ब्यास नदी के ऊपर वाला हिस्सा, जिसमें आपकी चौहार घाटी, जिसमें आपकी ऊपर वाली कौन सी थी? चौहार घाटी के साथ ऊपर वाली जो बरोट वैली। ठीक है, बरोट वैली ऊपर वाली साइड से ना, यहाँ एक तो पहले आती हैं, ठीक है, जो मंडी से पहले या कहीं आसपास मिलती है, उसका नाम है लूनी। है कोई लूनी खट छोटी मोटी? और इधर पंडोह के बाद, आई थिंक मंडी के बाद जो है, ऊपर से आने वाली जो उहल रिवर है, वो इसकी साइड नदी है, उहल। उहल। उहल वो नदी है जो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती हैं, और बाद में जो है ये आपका जो बरोट वैली है फाइनली जो है नीचे जाकर के ब्यास में मिलती है। ठीक है, लूनी और उहल केवल दो ही याद रखना। ये ब्यास की मंडी में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये ब्यास की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ के बाद वाला जो हिस्सा है वो हम कल कराएंगे। ठीक है, अब जो है नदी कहाँ जाएगी? अब जो है नदी जाएगी, ठीक है, ये तीन चार पॉइंट्स लिख लिए। लारजी। लारजी में धौलाधार रेंज को काटती हैं। देन मंडी। मंडी में तीन नदियां लेफ्ट बैंक से कराई हैं, सुकेती, जंजैहली और बखली। और दो जो है राइट बैंक से कराई हैं, लूनी और उहल। ठीक है। और संधोल जो है एक प्रोमिनेंट प्लेस है, ठीक है, जहां से नदी हमीरपुर में जा रही है। ठीक है। तो सर ये सुकेती नदी का origin कहाँ से होता है? कौन सी जगह? सुकेती का जो प्रॉपर जो है ना, ये आई थिंक जो है, जो करसोग और थुनार की तरफ को जो रीजन है, उस रीजन में होगी। ठीक है, पर्टिकुलर मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं इसको किस तरह से लेता हूँ कि सुकेत रियासत की जो बाउंड्री रही होगी ना, ठीक है, क्योंकि आगे वाला जो हिस्सा है वो तो फिर मंडी में आ जाता है, तो उस रीजन से आती है, तो ये जो है करसोग से ऊपर हो सकता है, नीरी वाला जो रीजन है कहीं उधर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है। तो इतना मुझे नॉलेज है कि ये सुकेती नाम इसलिए पड़ा होगा क्योंकि सुकेत रियासत की एक प्रोमिनेंट जो है नदी रही होगी, जो ब्यास की सहायक नदी।
ठीक है। तो इस तरह से ठीक है, यदि टाइम है तो मैं आगे करा लूँ। हम्म, ठीक है, मैं करा लेता हूँ, मुझे बराबर पूरी करनी है, कोई बात नहीं, कर देना। अब ना क्योंकि ज्यादा नहीं बच गया है, थोड़ी रह गई ब्यास नदी। ठीक है, मैं दो प्लेसेस यहाँ पे करा रहा हूँ इस तरह से स्कीमेटिक में। एक प्लेस आपका है संधोल, एक प्लेस आपका है संधोल, और जो सेकंड प्लेस है वो लगभग वो जगह है, वो नादौन वाले रीजन में, जहां से नदी जो है कहाँ चली जाएगी पूरे तरीके से, कांगड़ा में। ठीक है, दो स्टेजेस बनाई है मैंने, एक संदोल बनाई है, एक जो है यहाँ पे एक जगह बनाई है, एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, नादौन के आसपास। ठीक है, जहां से नदी जो है, यहाँ इस नीचे वाले रीजन में क्या है आपका, इस नीचे वाले रीजन में आपका है हमीरपुर, और इस नदी के, ब्यास नदी के ऊपर वाला जितना भी रीजन है ये कौन सा है, कांगड़ा। देन फाइनली नादौन से नदी कहाँ चले जाती हैं, कांगड़ा में। ठीक है, और कांगड़ा में इस रीजन में एक बहुत बड़ा जो है, एक इस नदी पे क्या बना है, डैम बना है। ठीक है, उस डैम को क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर डैम, और फेमस है वो किस नाम से, पौंग झील के नाम से। ठीक है, पौंग डैम, महाराणा प्रताप सागर, ब्यास नदी पे बना है कांगड़ा में। फाइनली जहां से नदी जो है बाहर चले जाती है। ठीक है, फाइनली वो जो प्लेस है ना वो भी आपको बता देता हूँ। वो जो प्लेस जहाँ से सतलुज ब्यास नदी पंजाब में चले जाती है, उस जगह को बोलते हैं मीरथल। मीरथल, क्या बोलते हैं उस जगह को, मीरथल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जितने भी आपकी ये नदियां हैं ना जो एंटर कर रही हैं और बाहर जा रही हैं, ये एग्जामिनर के क्वेश्चन है। ठीक है, पास एग्जामिनर में भी पूछे गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट में एक बार ही क्या कर देंगे जब सारी नदियां करा देंगे। और ये आपका पौंग डैम मिला, पौंग डैम वाला रीजन। ठीक है, हमीरपुर में आपको जो है दो नदियां ना ऊपर वाली साइड से करा रहा हूँ, दो नदियां ऊपर वाली साइड से, ऊपर वाली साइड मतलब कांगड़ा वाला जो रीजन है, बैजनाथ वाला है, ऊपर जो है ज्वालामुखी वाला है। ठीक है, धर्मशाला से जो निचला रीजन है, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, परंतु जो प्रोमिनेंट है वो है आपकी अ, बिनवा, संदोल के बाद ऊपर से आती है बिनवा। ठीक है, विनवा, और विनवा के बाद आगे जो है पालमपुर वाली साइड से एक और आती है जिसका नाम है बनेर, बनेर। ठीक है, दो जो है यहाँ पे मैंने करा ली, बिनवा और बनेर। तीन स्मॉलर स्ट्रीम्स में साउदर्न साइड से यानी कि हमीरपुर वाली साइड से ऊपर की तरफ आती हैं और ब्यास नदी में मिलती हैं। ठीक है, ये कोई प्रोमिनेंट नाले नहीं है, मतलब कि प्रोमिनेंट रिवर्स नहीं है, स्मॉलर स्ट्रीम्स है, परंतु एग्जाम में इनको पूछते हैं इसलिए कराते हैं। नंबर एक पर जो है ये आपका, ये वाला नंबर एक, ये वाली आपका जो है ये है आपका कुनाह। ठीक है, सबसे पहले जो है, सबसे पहले बेकर है, बेकर खड्ड, बेकर खड्ड। नंबर दो जो है ये है आपकी कुनाह, हिंदी में शायद ऐसा लिखते हैं, इंग्लिश में कुनाह, KUNAH। और जो तीसरी स्ट्रीम है, जो तीसरा नाला है, इसका नाम है मान, मानखड, मानखड। ठीक है, साइड में यहाँ अच्छा लिख लेता हूं, यहाँ पे नीचे से आने वाली एक है, एक का नाम है बेकरखड, सेकंड वाली कौन सी है, कुना, कुणा बोलते हैं पहाड़ी में उधर, और तीसरा क्या है, मानखड। ये तीनों ब्यास की सहायक नदियां हैं जो हमीरपुर से ऊपर वाली साइड यानी कि लेफ्ट बैंक में जाती हैं। ठीक है, फाइनली यहाँ दो और रिवर्स आगे कराता हूँ। एक आपकी इस वाली साइड में है, नादौन के बाद है, जो प्योरली कांगड़ा में है। ठीक है, वो है आपकी वाणगंगा, बनेर वाणगंगा। ये आपकी बनेर उधर है, ये आपकी क्या है, बाण गंगा। ठीक है, और एक लास्ट रिवर है जो मीरथल के पास मिलती है, इधर ऊपर से आती है, बॉर्डर बनाती है पंजाब के साथ। और ऊपर जो है वैसे चंबा का जो भटियात वाला रीजन है ना, निचला रीजन, वहां से निकलती हैं। आपके किसी में मैप में देखेंगे तो ये दिख जाएगी, ये आपकी है चक्की खड्ड। ठीक है, कभी पठानकोट वाले रीजन में जाएंगे वहां आपको मिलेगी ये, ब्यास में मिलने से पहले चक्की खड्ड। ठीक है, तो इस तरह से पांच छह और रिवर्स मैंने करा दी, आपकी स्ट्रीम्स करा दी यहाँ पे, जिसमें एक बार अगर हम इसको डिस्कस करें, संधोल के बाद नदी, संधोल के बाद नदी कहाँ जाती है, हमीरपुर, पहले हमीरपुर में ही रहती है कुछ समय,
फिर जो है बॉर्डर बना देती हैं कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में, जिसमें नॉर्दर्न साइड से कांगड़ा की तरफ से बेनवा और बनेर दो प्रोमिनेंट स्ट्रीम्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, और हमीरपुर की निचली साइड से लेफ्ट विंग से बेकर, कोना और मानखड़, नदौन वाले रीजन से नदी जो है पूरी तरह से कांगड़ा में चली गई, और इंदौरा और फतेहपुर वाला जो रीजन है उस रीजन में आगे जाएगी। और एक बहुत बड़ी एक जो है मैन मेड जो आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पे, महाराणा प्रताप सागर पौंग डैम के नाम से, ठीक है, ये यहाँ पे मिलेगी। और मिर्थल नामक स्थान से ये नदी कहाँ चली जाएगी, पंजाब। और यहाँ बाण गंगा और चक्की खड़ जो है दो प्रोमिनेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो अपर रीचेस से कांगड़ा और चंबा के अपर रीचेस से आती हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। कल रिवर में, ठीक है, अब चौथी रिवर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सबसे ऊपर मैंने पढ़ाई थी आपको चिनाब, फिर रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद कलवारी जो है सतलुज की, ठीक है, और फिर लास्ट डे में हम यमुना करेंगे। क्वेश्चन आपको एक आना है नदी से, ठीक है, परंतु ठीक है आपका एग्जाम बड़ा है तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही।